नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य आपको सीधा सीधा बता दूं कि जिस प्रकार से पृथ्वी का धरातल समान नहीं है, उसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी समान नहीं है। तो ये एक बहुत ही कठिन और जटिल विषय है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, और इसको जानना अभी तक वास्तव में संभव नहीं हो पाया। हमारे पास इसके लिए कई सारे स्रोत है, लेकिन उसके आधार पर हम आज भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अधिक नहीं जान पाए, जिसका मुख्य कारण यह है कि हम पृथ्वी के अंदर अब तक लगभग 13 किलोमीटर गहराई तक पहुंच पाए, जबकि पृथ्वी की गहराई अगर देखा जाए त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर की है। अगर 6371 किलोमीटर तक, यानी हमारे पास एक ऐसे कोई साधन नहीं जो यहां तक इसके केंद्र तक जा सके। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कई सारे भूगोलविदों के अध्ययन के द्वारा यह साबित हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, या 3 प्रकार के स्रोतों के आधार पर कर सकते हैं। पहला, अप्राकृतिक स्रोत। इसके अंतर्गत मुख्यतः हम ताप, दाब और घनत्व के आधार पर अध्ययन करते हैं। यानी ताप, दाब और घनत्व। सामान्यतः हम ऐसे देखते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के भीतर हम जाते हैं, तापमान में वृद्धि होती जाती है, और साथ में हमने ये भी देखा है कि वहां पे घनत्व में विविधता भी आपको दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी के ऊपरी परत का घनत्व 2.7 ग्राम है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग का घनत्व जो कोर कहलाता है उसका 11 ग्राम माना जाता है। यानी कहीं न कहीं हमें यह पता है कि पृथ्वी एक समान पदार्थों से नहीं बनी हुई है, यानी पृथ्वी अलग अलग पदार्थों से बनी है। इसका मतलब केंद्र में भारी पदार्थ है और सतह पर हल्के पदार्थ। वहीं रही तापमान की बात करें तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का तापमान भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे परिवर्तित होता जाता है। सामान्यतः ऐसे क्षेत्र हैं जो विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय हो, यानी अस्थिर हो, वहां पर 43 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। जबकि उसी स्थान पे अगर ऐसा कोई स्थिर भाग हो, उन पे हम देखते हैं तो 43 किलोमीटर पर आपको 500 डिग्री का तापमान प्राप्त होता है। अर्थात ये सही है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे, अगर ऐसे हम सोचें तो शायद पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कहीं न कहीं पृथ्वी पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यही बात निष्कर्ष निकल के आता है कि पृथ्वी का विभिन्न अलग अलग परतों से निर्माण हुआ है, और उसी के आधार पर इसके तापमान हम देखते हैं कि तापमान अलग अलग है, और कहीं न कहीं पृथ्वी अलग अलग संरचनाओं से निर्मित है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का पहला जो आंतरिक संरचना का जो भाग है, अगर उसका अध्ययन करना है तो हमारे को अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर करते हैं, और ये तापमान के आधार पर। ऐसे ही मैं एक और आपको उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे हम कई बार देखते हैं आपके पृथ्वी के भीतर से लावा निकलता है। आपके पृथ्वी के भीतर से जब ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय होती है, लावा निकलता है, तो कहीं न कहीं पृथ्वी में एक परत ऐसी जो तरल पदार्थ से बनी हुई है। अर्थात भूपरपट्टी आपकी ठोस है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं ऐसा है जो तरल से बनी हुई है, और पूर्णतः तरल से ना बनी है, ऐसा भी वास्तव में। ठीक है। दूसरा जो स्रोत आपको रहेगा वो रहेगा आपके लिए, पृथ्वी के लिए अप्राकृतिक स्रोत, एक आपका प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। अप्राकृतिक स्रोत के बाद एक है प्राकृतिक स्रोत, और इसके लिए एक और मैं लाऊंगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत।
प्राकृतिक स्रोत में मुख्यतः दो आधार पर अध्ययन करते हैं, एक आपका ज्वालामुखी और दूसरा आपका भूकंप। इनका हम आगे थोड़ा विस्तार से करेंगे, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बता दूं। जैसे ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो ठोस पिंड से हुई है, और ठोस पिंड से यानी पृथ्वी की जो आज भी आंतरिक संरचना वो कैसी है, ठोस है, ठीक है। इसी प्रकार से निहारिका परिकल्पना के अनुसार ये हुआ है कि पृथ्वी कहीं न कहीं गैस से बनी हुई है। अगर गैस से बनी हुई तो इसका मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना वायवीय गैस के समान है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते कि पृथ्वी अंदर से किन किन पर, लेकिन यह निश्चित है कि न ये पूर्णतः गैस से निर्मित है, न पूर्णतः ये तरल से निर्मित है, कहीं न कहीं भीतर तरल और ठोस दोनों का मिश्रित रूप है। तीसरा हम अध्ययन करेंगे जो मैंने बताया, प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी और भूकंप। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, ज्वालामुखी कहीं न कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमारे को कुछ न कुछ स्पष्ट संकेत देता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से निर्मित है। जैसे बात करें, अगर किसी स्थान पर ज्वालामुखी से लावा निकलता है, हम इस आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी में कहीं न कहीं आंतरिक भाग में एक परत इस समान से है कि जो तरल भाग से बनी हुई है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर की बात करें तो शायद ऐसा कोई न कोई परत है जो आपकी क्या है, सीधा तरल पदार्थ से निर्मित है, और ये कब हो सकता है, जब यहाँ का तापमान अत्यधिक होगा, ठीक है। ये वही बात होगी, जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कभी गुलाब जामुन या फिर आपने कभी है ना बंगाली मिठाई खाई हो, तो जैसे गुलाब जामुन खाते तो हम देखना गुलाब जामुन की संरचना अलग अलग आपको दिखाई देगी। अलग अलग इन सेंस, ऊपर का भाग बिल्कुल आपको ब्लैक ब्लैक या गुलाबी तरह का दिखाई देगा जो थोड़ा ठोस होता है, अंदर का भाग आपको हल्का हल्का पीला दिखाई देगा, फिर अंदर और व्हाइट, और लास्ट में आप देखते हो कि उसमें या तो कोई काजू या आप किशमिश उसमें मिलता है, और अंदर और ज़्यादा रस होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी अलग अलग परतों से निर्मित है। चलो, दूसरा भूकंप। वास्तव में अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे को जाननी है, या हमने जितना भी अध्ययन किया है उसका सबसे ज्यादा अध्ययन भूकंप के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी में कैसी कैसी परतें स्थित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई इसकी जानकारी देता है तो हमारे को भूकंप दे सकता है। तो आज हम इसी पर करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंप किस प्रकार से योगदान देता है। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा लूंगा, भूकंप कहते किसे। तो सीधी सी बात है, भूकंप की परिभाषा जैसे RS मेंस में 2 नंबर में आ सकता है, या फिर आपके और जगह तो नहीं पूछेगा। पृथ्वी के भूपरिपटी में आकस्मिक संचलन को, आकस्मिक संचलन बोला मैंने, आकस्मिक संचलन को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। तो ये परपटी पर ही आपको महसूस होता है, ठीक है। तो भूकंप से क्या होता है, विशेषकर आप देखोगे कि 3 आपकी तरंगे निकलती है, यानी विविध तरंगे निकलती है। उन तरंगों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और उन तरंगों के आधार पर ही हम पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना की व्याख्या करने में सक्षम है। जैसे कौन कौन सी, पहले अपन बात करें प्राथमिक तरंगे। आपने नाम सुना होगा प्राथमिक तरंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं P वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। दूसरी बात करते हैं द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे जिनको हम कहते हैं शॉर्ट में S वेव्स, और सीधा सा बात है इनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। और तीसरी हम बात करते हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, इनकी हम बात करें तो ये होती है L वेव्स मीन्स लैंड वेव्स, यानी भूकंप के दौरान मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। पहली प्राथमिक तरंगे जो सबसे खतरनाक होती है और सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती है।
दूसरी द्वितीयक तरंगे जो उसके बाद आती है, सीधी सी बात है, और प्राथमिक तरंगों के बाद आती है और उसके बाद ही दर्ज होती है। तीसरे आपने कहा धरातलीय तरंगे सबसे अंतिम समय में या सबसे अंत में दर्ज होने वाली तरंगे जिनकी गति प्राथमिक और द्वितीय से कम है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होती है क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी नुकसान होता है, जन धन की हानि होती है, उसकी जिम्मेदार आपकी धरातलीय तरंगे मानी जाती है। मैं इन चीज़ों को थोड़ा आपको डायग्राम से समझाना चाहूँगा और उसी आधार पर आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये मैंने बनाया भूकंप, इस पे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी आपके लिए, उनका ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने बोला E और यहाँ बोला मैंने F। मेरी बात सुनना, E का मतलब है एपिसेंटर। क्या बोला? एपिसेंटर। F का मीन्स फोकस। फोकस को हम बोल सकते हैं हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एपिसेंटर का मीन्स अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से तात्पर्य, सुनना मेरी बात, भूकंप का वह बिंदु है ना जो भूकंप मूल के 90 डिग्री पे स्थित है और पृथ्वी पर आपको सर्वप्रथम जहां भूकंप महसूस होता है उसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, सपोज नेपाल में अगर भूकंप आया था तो आपने सुना था कि भूकंप का केंद्र काठमांडू से 700 किलोमीटर पृथ्वी के भीतर था। तो ये क्या है? ये आपका एपिसेंटर। ठीक है। अब भीतर जैसे बोल दोगे उसको फोकस बोलना है, और जस्ट जहां पर सबसे पहले उस फोकस के ऊपर 90 डिग्री पर आपको सर्वप्रथम भूकंप का कंपन महसूस होगा उसे हम एपिसेंटर के नाम से जब फोकस यानी भूकंप का वह मूल बिंदु जहां सर्वप्रथम पृथ्वी के भीतर आपको भूकंप या कंपन महसूस हो, उसे हम कहेंगे फोकस या हाइपोसेंटर। मैं वापस दोहरा देता हूं, थोड़ा सा देखना। एपिसेंटर फोकस के यानी सीधी सी बात है भूकंप मूल केंद्र के 90 डिग्री ऊपर पृथ्वी का वह स्थान जहां सर्वप्रथम आपको कंपन महसूस हो या आपको ये पता चले भूकंप आया है, तो इसका हम कहते हैं ये क्या है? एपिसेंटर। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स या आपके फर्स्ट ग्रेड में, कई बार यह हो सकता है आरएस प्री में कई जगह पूछा है। और जबकि फोकस मींस वह बिंदु जहां पृथ्वी के भीतर जहां सर्वप्रथम आपको भूकंप या कंपन महसूस होता है, भूकंप का मूल केंद्र माना जाता है। ठीक है। ये है आपकी एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, द्वितीयक तरंगे। ठीक है।
ये आपकी है दोस्तों पी वेव्स, यानी आपकी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। और जो ये स्थान आपका ये कहलाता है पी एंड एस का शेडो जोन। मेरी बात को समझना, यानी छायांकन क्षेत्र है, पी एंड एस का शेडो जोन। ये पी वेव्स 43 डिग्री, 143 डिग्री, एस वेव्स 105 डिग्री और 105 डिग्री, कई जगह 103 डिग्री बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। अब आपके बच गई एल वेव्स, है ना। एल वेव्स आपकी ये आपकी एल वेव्स, यानी फिर आपको देखो अच्छे से समझा देता हूं मैं। भूकंप उद्गार जब होता है या भूकंप आपको महसूस होता है पृथ्वी पे, तो उसमें 3 प्रकार की तरंगे आपको दिखाई देती हैं। और उसके अंदर 3 प्रकार की, मैंने कहा प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। प्राथमिक तरंगे जो होती है वो सर्वप्रथम दर्ज होती है और सबसे अधिक तीव्र गति से प्रकाश के वेग से ये गति करती है। इनकी जो प्रकृति होती है प्रकाश के समान होती है, प्रकाश की गति समान। और ये तरंगे प्रत्येक भाग से, यानी तरल, ठोस, सभी माध्यम से गति कर सकती है। लेकिन जब भी किसी दूसरे माध्यम में गति करेगी तो हमेशा इनकी गति में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जबकि द्वितीयक तरंगे जो है वो आपके तरल भाग में गति नहीं कर पाती। इससे हम ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी क्या है, अलग अलग पदार्थों से या अलग अलग परतों से निर्मित है। एस तरंगे बिना जैसी तरल भाग आएगा उसको टच करते हुए बाहर निकल जाए, यानी वो तरल भाग में गति नहीं कर पाती, इसलिए 103 डिग्री के आसपास एस तरंगे बाहर आ जाती है पृथ्वी से। और ये आपके प्राथमिक तरंगों के बाद दर्ज होती है। और सबसे अंतिम जो आपकी तरंगे वो है एल वेव्स, जो सबसे लास्ट में दर्ज होती है। इन तरंगों को हम कहते हैं सबसे ज्यादा नुकसानकारी या सबसे ज्यादा ये विध्वंसकारी होती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो नुकसान पहुंचाती, जनधन हानि करती है, यही तरंगे करेगी। अब इसमें एक चीज जो मैंने कहा, एपिसेंटर फोकस, फिर कह रहा हूं आरएस मेंस में कई बार ये सवाल आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में कई बार आ जाता है, आरएस प्री में आ जाता है, या इन वेव्स पे आ जाता है, तरंगों पे। तो आपको बस ये डायग्राम ध्यान में रखना है, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं जाएगा। डायग्राम बस ऐसा पूछ ले, फोकस या हाइपोसेंटर क्या है कि पृथ्वी के भीतर वह केंद्र, लैंग्वेज को भी देखना, पृथ्वी के भीतर वह केंद्र जहां सर्वप्रथम भूकंप महसूस किया जाता है या भूकंप का उद्गार होता है। ठीक है। एपिसेंटर भूकंप मूल के 90 डिग्री पर स्थित पृथ्वी की सतह पर वह केंद्र जहां सर्वप्रथम भूकंप या कंपन महसूस हो, पृथ्वी की सतह पर, ये ध्यान रखना। और फोकस कहां था? पृथ्वी के भीतर। ठीक है, ये चीज हो गई। और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आपको। तो यानी अगर हमारे को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना है तो कहीं ना कहीं हमारे को इन तीनों भूकंप के आधार पर इन तीनों तरंगों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी आधार पर मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं, जरा देखना। अगर पृथ्वी वास्तव में समान होती या इसकी आंतरिक संरचना समान पदार्थ से बनी होती तो इसका सीधा सा मतलब ये होता कि आपके ये भूकंप है तो इसकी तरंगे सभी जगह समान रूप से गति करती, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए अपन एक प्रकार से ऐसे व्याख्या कर सकते हैं कि ये भूकंप आपका, और ये मैंने अलग मैटर बता दिया यहाँ पर, और ये यहीं पर रुक जाती है,
यानी पृथ्वी समान पदार्थों से या समान तरीके से निर्मित नहीं है। पृथ्वी अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग परतों से निर्मित है, और जिसका एकमात्र हमारे पास वास्तविक अध्ययन करने का स्रोत जो है वो है आपका भूकंप। ठीक है, जैसे पढ़ रहे थे पिछले हमने टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना में हमने भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से उस आधार पर अध्ययन किया। अब हम उसका ये अगला पार्ट जो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसके आधार, रासायनिक आधार पर, कि रासायनिक आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। और मुख्यतः इस पे बहुत सारे विद्वानों का मत है, लेकिन सबसे जो फेमस मत है वो स्वेस का, और इसी के आधार पर हम ये देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो रासायनिक संरचना वो किस प्रकार से निर्मित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, यानी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया। पहला उसने जो सीमा बताई वो थी सियाल। सियाल का इससे तात्पर्य होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी क्रस्ट के निचले भाग में पहली वह परत, सबसे ऊपरी परत जो सिलिका और प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है उसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। इस परत की अगर अपन मोटाई बात करें तो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक यह परत विस्तृत है, और इस परत का जो घनत्व देखते हैं वो 2.9 ग्राम सेंटीमीटर आपको क्यूब मिलेगा, यानी 2.9 ग्राम इसका क्या है, इसका घनत्व, यानी हल्के पदार्थों से निर्मित है सियाल। अर्थात उसके बाद चलते हैं, उन्होंने दूसरी जो परत बताई वो बताई आपको सीमा। सीमा परत जो देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है सीमा। सीमा का मतलब हो गया सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित जो परत है उसको हम सीमा के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, इस परत में और हम यानी सियाल के नीचे स्थित है ये परत, और इसका जो घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम का है। और साथ में देखिए इस परत की जो विस्तृत है ये परत 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है। तीसरी बात करते हैं सबसे गहराई में, जैसे जैसे हम जाएंगे उससे उस परत को हम कहते हैं नीफे। ये जो भाग है दोस्तों ये वाला ये कहलाता है नीफे। नीफे का मतलब ही हो गया, आप नाम से समझे होंगे, निकल प्लस आपका फेरस, फेरस मीन्स आयरन, है ना, सीधी सी बात है, यानी भारी तत्व जो सबसे अंतिम में जो कोर निर्मित है इसका वो भारी पदार्थों से बना हुआ, यानी इनका घनत्व बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ का घनत्व आपको मिलता है 11 ग्राम। तो सीधी सी बात है, जब अगर पृथ्वी के यानी सियाल, सीमा, नीफे, नीफे सबसे भारी पदार्थों से बना, सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बनी संरचना है, और ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक संरचना मानी जाती है। ये सारा वर्गीकरण जो दिया था ये स्वेस महोदय दिया, और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित है, यानी हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। इस आधार पे देखें यहां भी हमारे को ये स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं पृथ्वी अलग अलग पदार्थों से निर्मित है, इसकी संरचना अलग अलग भागों में वर्गीकृत है, न कि समान रूप से या समान प्रकार से निर्मित है। ये आपका है स्वेस के आधार पर दिया गया एक सिद्धांत। दोस्तों जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि भाई स्वेस के अनुसार ये बात है, इसी आधार पे भूकंपीय तरंगों के आधार पर आपके महोदय के बुलेन महोदय, इन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने की कोशिश की। इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि एस तरंगी जो है वो 2900 किलोमीटर निकलती, जैसे ही आपके पहले भी मैंने बताया था कि आपकी सेकेंडरी वेव्स 2900 किलोमीटर पर 103 डिग्री का कोण बनाते हुए पृथ्वी से बाहर आ जाती है। पी वेव्स को आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये अलग अलग पदार्थों में या अलग अलग आपके परत में गति करती, वैसे वैसे इनकी गति बढ़ती जाती है, और इनकी गति में भी परिवर्तन आपको दिखाई देता है, और सबसे अंत में इनकी गति और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने भी इस
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक कार्ड के द्वारा समझाने की कोशिश की उन्होंने। अलग अलग परतें बनी इनका कि पृथ्वी में सबसे पहले ऊपरी तौर पर एक क्रस्ट होता है। क्रस्ट को भी इन्होंने दो भागों में बांट के बताया था, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इसके बाद इन्होंने बताया अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसके बाद इन्होंने इसको और जैसे जैसे हम अंदर गए आउटर कोर का, और सबसे लास्ट में इन्होंने इनर कोर, यानी इन्होंने पृथ्वी को वास्तव में देखिए आंतरिक रूप से कोर, मेंटल और क्रस्ट तीन भागों में बांटा। बट इन तीन भागों को भी दो दो भागों में विभाजित कर दिया। कोर को अपर कोर, इनर कोर, मेंटल को अपर मेंटल, इनर मेंटल, और क्रस्ट को अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, यानी दो दो भाग। इस आधार पे देखिए हमने देखो गति, यानी आपकी ये गति शो कर रहा है या आपकी गहराई शो कर रहा है। यानी सीधी सी बात है, पृथ्वी की त्रिज्या आपको सबको पता है 6371 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं एस तरंगे जो आपकी है वो कहीं ना कहीं 2900 किलोमीटर तक ही अपना सफर तय कर पाती है, जबकि पी वेव्स हर माध्यम से, हर गति से पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी आंतरिक भाग तक अपना सफर तय करती है, उनकी गति में आपको परिवर्तन दिखाए। इस आधार पे भी हमने ये कहा है, या हम कहें कि बुलेन साहब ने कहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान पदार्थों से न बनकर अलग अलग पदार्थों से निर्मित है। जिसे दोस्तों अभी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, तो देखो इसमें आगे मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हाल ही में अभिनव मत जो आए, यानी भूकंप की तरंगों के आधार पर और साथ में आप कहो इनके भ्रमण पथ के आधार पर, तो इसके आधार पे हाल ही में अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कुछ और चीजें अलग से स्पष्ट हुई है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कोन, एक आइसक्रीम का कोन जैसा दिखा रखा है, जिसमें हमने देखा ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है, क्या है ये आपका क्रस्ट है, यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग। इस क्रस्ट को हाल में जो भूवैज्ञानिक उन्होंने दो भागों में बांटा, जैसे मैंने पहले बताया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जस्ट इसके नीचे चलते हैं, इनकी सीमा होती है 30 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके जस्ट आपके निचली जो लोअर क्रस्ट है और प्लस अपर मेंटल है, यानी मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये लोअर क्रस्ट, ये आपका अपर क्रस्ट और ये आपकी अपर मेंटल, इन दोनों के मध्य एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोहो असंबद्धता, क्योंकि इसकी खोज जो की थी ए मोहरविक ने की थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मोहो असंबद्धता। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोहो असंबद्धता किस किस के मध्य स्थित है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य स्थित जो असंबद्धता होती है उसको हम मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 700 किलोमीटर तक आपकी अपर मेंटल रहता है, उसके बाद लोअर मेंटल आ जाता है। 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल चलता है, उसके बाद आउटर कोर आता है। लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य एक और असंबद्धता आपको मिलेगी, इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, क्योंकि इसकी खोज गुटेनबर्ग ने की, इसलिए इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ये दो फेमस है, इसलिए इन दो का ही मैंने आपको यहाँ पे चर्चा की है। कई बार इन दोनों से सवाल बना है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके मध्य स्थित है और मोह असंबद्धता किसके मध्य। तो मेरी बात को ध्यान में रखना, मोह असंबद्धता आपके लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य, जबकि गुटेनबर्ग असंबद्धता लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं इनर कोर आता है। आउटर कोर आपका 5150 किलोमीटर तक विस्तृत है, उसके बाद आपके इनर कोर जो आपके अंत तक यानी 6371 तक आपको इनर कोर ही मिलेगा। यानी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हाल ही में जो अभिनव मत आए, जो नए नए मत आए, उसके आधार पर कहा गया है कि क्रस्ट पृथ्वी को हम तीन भागों में बांटकर आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, क्रस्ट के आधार पर, मेंटल के आधार पर और कोर के आधार पर। क्रस्ट भी दो प्रकार की, आउटर और लोअर या अपर लोअर। मेंटल दो प्रकार का, अपर मेंटल लोअर मेंटल, और कोर भी दो भागों में बांटा, आउटर कोर इनर कोर। इस आधार पे आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। हालांकि अभी तक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से इसके भीतर जाकर हम अध्ययन नहीं कर पाए, लेकिन भूकंप के आधार पर जो हम अध्ययन कर पाए उसको हमने तीन भागों में बांट के बताया। जैसे सबसे पहले मैंने आपको भूकंपी तरंगों के आधार पर बताया कि तीन प्रकार की भूकंपी तरंग
तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। उनके आधार पर कहीं ना कहीं जिस आधार पर वो तरंगी गति करती है उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी समान भाग से निर्मित नहीं है, समान पदार्थ से निर्मित नहीं है, यानी पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की परतें स्थित है, यानी पृथ्वी अलग अलग परतों से निर्मित है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था स्वेज के आधार पर, रासायनिक आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें हमने 3 परतें वहां भी पढ़ी थी। क्रस्ट के बाद हमने देखा सियाल, सीमा और नीफे, और इसमें स्पष्ट था सियाल यानी सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा यानी सिलिका मैग्नीशियम और नीफे यानी निकल और फेरस आपका। उस आधार पे हमने देखा निकल फेरस सबसे भारी और सबसे अधिक घनत्व वाले जो तत्व है वो सबसे भीतर मिलेंगे, और जो बाकी सियाल आपको या सिलिका एल्यूमिनियम वो आपको सबसे अपर मिले यानी हल्के, यानी जैसे जैसे पृथ्वी के भीतर जा रहे वैसे वैसे घनत्व भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसका मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना समान पदार्थों से निर्मित नहीं है। तीसरी बात अपन ने की, जो नवीन मत है उसके आधार पर बात की, उससे पहले एक और अपन ने देखा, एक और आधार पे बताया उसको भी, बट ये है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब भी आपके आ जाए तो हमेशा हमें ध्यान रखना 3 भागों में अध्ययन करके क्रस्ट, मेंटल और अंतरतम के आधार पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और इसी आधार पे आपको देखा कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और इसके बीच में आपने 2 असंबद्धताएं देखी, गुटेनबर्ग असंबद्धता और आपकी मोह असंबद्धता। इस आधार पे अगर आरएस मेंस में क्वेश्चन बनता है तो सबसे फेमस क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों की व्याख्या कीजिए। यह आपके आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना रासायनिक आधार पर इसकी व्याख्या करें। सीधा सा सिंपल सवाल है, पहले भी कई बार आ चुका है, और अगर कहीं प्रीलिम्स या अपन फर्स्ट गेट या कहीं सेकंड गेट कहीं सवाल बनता है तो अगर ये हम डायग्राम ढंग से अच्छे से अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कोई भी सवाल इस टॉपिक से होगा वो आपका गलत नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैं आज धन्यवाद चाहूंगा आपका, और फिर कल अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, महाद्वीपीय विस्थापन। कल हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका।